दोस्तों नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन या श्वसन की सेकंड स्टेप के बारे में। और रेस्पिरेशन की दोस्तों जो सेकंड स्टेप थी वो थी क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर, सिट्रिक एसिड चक्कर। अर्थात आज की क्लास का टॉपिक टोटली किसके ऊपर रहेगा? क्रेब्स चक्कर के ऊपर या सिट्रिक एसिड चक्कर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेब साइकिल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप देखो जो क्रेब्स चक्कर है उस क्रेब्स चक्कर को सिट्रिक एसिड चक्कर कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण क्या है कि इसका जो प्रथम उत्पाद है वह कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। क्रेब्स चक्कर का प्रथम उत्पाद सिट्रिक एसिड है। इस कारण इस साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड चक्कर है। एक प्रकार का क्रेब साइकिल एक प्रकार का एरोबिक रेस्पिरेशन है, एक प्रकार का वायवीय श्वसन है। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा अपने को जो पायरुविक एसिड मिला था उस पायरुविक एसिड का आगे एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होता है लिंक रिएक्शन से, और वो एसिटाइल को एंजाइम ए है वो आगे कन्वर्ट होता है NADH2, FADH2, GTP इनके अंतर्गत कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा? क्रेब साइकिल के द्वारा। इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के द्वारा होता है, अर्थात ये एक प्रकार का क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, एक प्रकार का कोशिकीय श्वसन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्यों कंप्लीट होता है? क्योंकि इसके जो एंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड चक्कर के कितने स्टेप होते हैं? 8 स्टेप होते हैं। 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलाइसिस था उसके 10 स्टेप थे। क्रेब्स चक्कर के कितने स्टेप है? 8 स्टेप है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अपना क्रेब साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? ये चक्कर शुरू होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड व एसिटाइल को एंजाइम ए से। जो क्रेब साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड व एसिटाइल को एंजाइम ए से क्या है? इसकी शुरुआत होती है, इनिशिएशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यदि अपन देखें जो पायरुविक एसिड है अपना, वो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? GTP, NADH2, FADH2 में कन्वर्ट होता है। और पायरुविक एसिड का GTP, NADH2 और FADH2 में जो चेंज होना है ये चक्कर क्या कहलाता है? क्रेब्स या सिट्रिक एसिड चक्कर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। लिंक रिएक्शन कहां पर कंप्लीट होती है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कंप्लीट होती है। जबकि क्रेब्स चक्कर कहां कंप्लीट होता है? मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स चक्कर में एकमात्र 5 कार्बन वाला एक एसिड बनता है। उस एसिड का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेमिक एसिड। क्रेब्स चक्कर के अंतर्गत पूरे साइकिल में एकमात्र इस प्रकार का एसिड जो 5 कार्बन वाला है वह अल्फा कीटो ग्लूटेनिक एसिड है। एकमात्र 5 कार्बन वाला एसिड बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत आप देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। कितनी बार? 3 बार। कार्बन डाइऑक्साइड का पूरे चक्कर के अंतर्गत डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार होता है? 3 बार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है। टोटल कितनी बार ऑक्सीडेशन होता है? 4 बार ऑक्सीडेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत NADH2 और FADH2 ओवरऑल देखें इसके अंतर्गत टोटल 5 बार क्या होता है? डिहाइड्रोजनेज होता है, अर्थात डिहाइड्रोजनीकरण होता है। 5 बार डिहाइड्रोजनीकरण, 4 बार ऑक्सीडेशन और 3 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है। किसमें? क्रेब साइकिल में। अपने एग्जाम क्वेश्चन था कि पूरे क्रेब साइकिल के अंतर्गत अपन देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार होता है? 3 बार। ऑक्सीडेशन कितनी बार होता है? 4 बार। वेरी इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रोजनीकरण या विहाइड्रोजनीकरण कितनी बार होता है? 5 बार होता है। पूरा जो क्रेब साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। एक इस प्रकार का एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर होता है उसका नाम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम।
क्रेब्स साइकिल के जितने एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज इस प्रकार का है जो कहां पर कंप्लीट होता है, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एकमात्र इस प्रकार का एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर होता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। जितने क्रेब्स चक्कर के टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो सारे के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, बट एकमात्र माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर पाया जाने वाला एंजाइम है वह सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। और सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के कहां होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इस प्रकार के जंतु होते हैं, कुछ इस प्रकार के एनिमल्स हैं, उनमें किसी भी कारण से यदि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर नहीं हुआ, यदि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर नहीं हुआ तो वहां पर एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो किस चक्कर के द्वारा होता है, ट्रिपल पी पेंटोज फास्फेट पथ के द्वारा या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ के द्वारा। किसी कारण से किसी जंतु में एटीपी का प्रोडक्शन, NADPH2 GTP FADH2 का प्रोडक्शन, क्रेब्स और ग्लाइकोलाइसिस ब्लॉक हो गए, रुक गए, हो नहीं रहा है किसी कारण से, वहां पर एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है 2 साइकिल के द्वारा कंप्लीट होता है, या तो ट्रिपल पाथ के द्वारा या HMP पाथ के द्वारा। ट्रिपल पी पाथ का मतलब होता है पेंटोज फास्फेट पाथ और HMP का मतलब होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथ, HMP पाथ। इनके द्वारा क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, जंतुओं में सर्वग्राही होता है NAD, पादपों में सर्वग्राही होता है NADP, और इस ट्रिपल पाथ या HMP पाथ के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइड्रोजन ग्राही क्या होता है, NADP होता है। इस पाथ के अंतर्गत, इन पाथ के अंतर्गत ट्रिपल पी या HMP पाथ के अंतर्गत यदि अपन देखें तो इसमें हाइड्रोजन ग्राही क्या होता है, NADP होता है। इसके बाद में दोस्तों आप देखो, ये मैंने आपको पूरा क्रेब्स साइकिल दिखा रखा है, पूरा का पूरा क्रेब्स चक्कर है। इस क्रेब्स चक्कर के अंतर्गत अपन एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे अच्छी तरीके से। आप देखो, जंतुओं में सर्वग्राही कौन होता है, NAD। पादपों में सर्वग्राही कौन होता है, NADP। क्रेब्स चक्कर की खोज किसने की थी, H.A. क्रेब ने की थी। इसके लिए क्रेब को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। और क्रेब्स चक्कर टोटली क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स चक्कर में, पूरे चक्कर में कहीं भी एटीपी का उपयोग नहीं होता। ये पूरा क्रेब्स साइकिल है। ये क्रेब्स चक्कर यदि अपन बात करें तो क्रेब्स चक्कर की मैंने आपको कहा था कि शुरुआत कहां से होती है। देखो, क्रेब्स चक्कर की शुरुआत होती है, वो होती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम्स ए से होती है। क्रेब्स चक्कर की शुरुआत क्या होती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो क्या होता है, 4 कार्बन वाला है, एसिटाइल को एंजाइम है जो 2 कार्बन वाला है। इनसे क्रेब्स साइकिल की शुरुआत होती है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड बनाने में भी काम आता है, एस्पार्टिक एसिड बनाने में भी काम आता है। अब अपने पास जंतु खाद्य पदार्थ के रूप में वसा ले सकता है, कार्बोहाइड्रेट ले सकता है और प्रोटीन ले सकता है। यदि वो प्रोटीन लेता है तो प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है, और पाचन होकर के एमिनो एसिड बनते हैं। उसमें ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, वो क्या बनाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है। या इसके अंतर्गत एमिनो एसिड है, वो क्या बनाते हैं, एलानिन बनाते हैं, जो पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड किस में आ जाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए में। और यदि ऑक्सीकरण के अंतर्गत फैट काम आती है तो फैट का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन होकर के अल्टीमेट क्या बनता है, एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम ए है, यहां से क्रेब्स चक्कर की क्या होती है, शुरुआत होती है। ये दोनों आपस के अंतर्गत क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इस यहां पर क्या होता है, को एंजाइम ए तो बाहर निकल जाता है, और यहां पर क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन होकर के सिट्रिक एसिड बनता है, 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड, जो प्रथम स्थायी प्रोडक्ट है। इसका इस साइकिल का नाम क्या रखा गया है, सिट्रिक एसिड चक्कर कहते हैं। ये सिट्रिक एसिड चक्कर है, ये
एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति के अंतर्गत आयरन एक्टिवेटर की उपस्थिति में यहाँ डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होकर के सीस एकोटिनिक एसिड बन जाता है, और सीस एकोटिनिक एसिड है उसको वापस क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होकर के आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। आइसोसिट्रिक एसिड है वो मैग्नीशियम मैग्नीज की उपस्थिति के अंतर्गत, यहां पर देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर NaDH2 क्या होता है, बाहर निकलता है, NaDH2 बाहर निकलता है और ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है तो क्या 6 कार्बन वाला होता है, यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन होता है, -CO2 क्या होती है, बाहर निकलती है, CO2 बाहर निकलने का मतलब यहां पर क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, CO2 बाहर निकला, एक कार्बन की कमी हो गई, यहां पर एक कार्बन की कमी होती है, 5 कार्बन वाला एसिड बनता है, और वो कौन सा बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेमिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेमिक एसिड बनता है। अब ये दोस्तों अल्फा कीटो ग्लूटेमिक एसिड है, ये कुछ मात्रा में ग्लूटेमिक एसिड बनाने में भी काम में आता है। अब अपने पास अल्फा कीटो जो ग्लूटेमिक एसिड बना है, ये आगे चल करके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है। और यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्फा कीटो ग्लूटेमिक एसिड जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है उस टाइम यहां पर क्या होता है, यहां पर NaDH2 बाहर निकलता है, NaDH2 बाहर निकलता है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड के अंदर। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है सक्सिनिक एसिड के अंतर्गत चेंज होता है उस टाइम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां GTP का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और साथ में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। अब जो सक्सिनिक एसिड है वो आगे कन्वर्ट होता है किसके अंतर्गत, फ्यूमेरिक एसिड के अंतर्गत बदलता है। और यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है तो FAD किस में बदलता है, FADH2 में बदलता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूमेरिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता है, मेलिक एसिड के अंतर्गत बदलता है। और यहां पर वापस क्या होता है, NaDH2 का क्या होता है, बाहर निकलता है NaDH2। और मेलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में क्या होता है, बदल जाता है। इस प्रकार आप देखो दोस्तों पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल है, ये क्रेब्स चक्कर है। इस क्रेब्स चक्कर की आपको एक एक स्टेप अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। अब इसके अंतर्गत आपके एग्जाम में ज्यादा ये पूछता है कि क्रेब्स साइकिल का कौन सा सीक्वेंस राइट है, उस टाइम आपको ये मालूम होना चाहिए, सिट्रिक एसिड, सीस एकोटिनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड, इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। इन पूरे सीक्वेंस में 5 कार्बन वाला कौन सा है, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड है। इनमें 5 कार्बन वाला कौन सा अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा है जो ग्लूटामिक एसिड बनाने में काम आता है, कौन सा अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड। इनमें से कौन सा है जो एस्पार्टिक एसिड बनाने में काम आता है, कौन सा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। प्रोटीन से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो पहले क्या होता है, एमिनो एसिड बनता है, फिर ग्लाइसिन किस में काम आता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। या एलानिन क्या बनाता है, पायरुविक एसिड, इससे क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स चक्र में एंट्री होती है। फैट्स का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। ये पूरी साइकिल पूरा पथ आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। आप देखो क्वेश्चन आता है कि जीटीपी का प्रोडक्शन कहां होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनते टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि FADH2 कहां पर बनता है। आप देखो FADH2 कहां पर बनता है, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलते टाइम। इस पूरे साइकिल में आप देखो NaDH2 का कहां पे प्रोडक्शन होता है। यहां पूरी प्रोसेस के अंतर्गत आप देखो डी कार्बोक्सिलेशन कहां पे होता है, GTP कहां पर बनती है, NaDH2 कहां पर बनता है, FADH2 कहां पर बनता है। तो आप इस साइकिल को अच्छी तरीके से कागज के पेज के ऊपर 3-4 बार लिख करके थोड़ा समझोगे, तब आपको टोटल सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एकदम वेरी सिंपल है।
टोटली पूरा क्रेब्स साइकिल है एम्फीबोलिक होता है, एम्फीबोलिक पाथवे है इसके अंतर्गत। इसका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इस साइकिल में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में आप देखो इसके अंतर्गत वायवीय श्वसन के द्वारा जीटीपी NADH2 FADH2 प्रोडक्शन में काम आता है। इसके अलावा ये एसिटाइल कोएंजाइम में वसीय अम्ल और जिब्रेलिक एसिड के निर्माण में भी काम आता है। ये फैटी एसिड बनाने में भी काम आता है, जिब्रेलिक एसिड बनाने में काम आता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लोरोफिल है, साइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम है, इनके निर्माण में, इनके फॉर्मेशन में काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो क्लोरोफिल, साइटोक्रोम और फाइटोक्रोम इनके बनाने में भी क्या आता है, काम आता है। कौन सा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड है, ये एमिनो एसिड निर्माण में क्या आते हैं, काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड है, ये एमिनो एसिड निर्माण में काम आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये एल्केलॉइड संश्लेषण में काम आता है। क्वेश्चन आता है कि क्रेब्स साइकिल का ऐसा कौन सा एंजाइम है जो एल्केलॉइड निर्माण में काम आता है। एल्केलॉइड निर्माण में कौन सा काम आता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे क्रेब्स साइकिल का अपन एनालिसिस करें, इसके अंतर्गत आप पानी के अणु का एनालिसिस यदि अपन करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने पानी के अणु बनते हैं, 4 पानी के अणु बनते हैं। 2 क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं। नेट प्रॉफिट कितना होता है, 2 का। क्रेब्स चक्कर में पानी के कितने अणु बनते हैं, 12 अणु बनते हैं, और इसमें खर्च कितने हो जाते हैं, 8। टोटल नेट प्रॉफिट कितना होता है, 4 का। कुल मिलाकर के ओवरऑल पूरे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स दोनों चक्रों से अल्टीमेट अपने को नेट है पानी के कितने अणुओं का फायदा होता है, 6 पानी के अणुओं का फायदा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायवीय श्वसन के अंदर अपन पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें, डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार होता है, 6 बार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वायवीय श्वसन के अंदर अपन ग्लाइकोलाइसिस में देखें तो इसके अंतर्गत यदि अपन ओवरऑल देखें, ऑक्सीजन का यदि अपन ओवरऑल देखें इसके अंतर्गत वायवीय श्वसन के अंतर्गत, तो इसमें कितनी बार टोटल काम आती है, टोटली इसके अंतर्गत क्या होता है, 6 बार ऑक्सीजन की आती है, काम आती है वायवीय श्वसन के अंतर्गत। ग्लाइकोलाइसिस से लेकर के क्रेब्स चक्कर तक यदि अपन ओवरऑल देखें तो इसके अंतर्गत टोटल 6 बार ऑक्सीजन का उपयोग होता है। टोटल कितनी बार होता है ऑक्सीकरण, 6 बार ऑक्सीकरण होता है। टोटल इसके अंतर्गत यदि अपन देखें निर्जलीकरण कितनी बार होता है, इसमें कितने पानी के अणु खर्च होते हैं, ये आपको सब पूरा का पूरा एनालिसिस यहां पर पढ़ा है। इस प्रकार दोस्तों ये क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास का आपको एक एक स्टेटमेंट अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। क्रेब्स चक्कर का प्रथम प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड। क्रेब्स चक्कर कहां कंप्लीट होता है, मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के। क्रेब्स चक्कर कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 8 स्टेप पे। क्रेब्स चक्कर की शुरुआत ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कौन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्रेब्स में यदि अपन देखें क्या बनता है, जीटीपी NADH2 और FADH2। लिंक रिएक्शन कहां होती है, पेरीमाइट्रोग्लिन स्पेस में। क्रेब्स चक्कर में 5 कार्बन वाला एकमात्र एसिड कौन सा है, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड। क्रेब्स चक्कर के अंदर अपन देखें इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन ओवरऑल कितनी बार होता है, 3 बार। इसमें ऑक्सीकरण कितनी बार होता है, 4 बार। ओवरऑल देखें NADH2 और FADH2 है, इसमें डीहाइड्रोजिनेज है वो कितनी बार होता है, 5 बार। क्रेब्स चक्कर में कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह पर होता है, सक्सिनाइल डीहाइड्रोजिनेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, जंतुओं में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स की उपस्थिति में क्या होता है, PPP या HMP पाथवे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जंतुओं में सेरायोग्राई कौन सा है, NAD। पादपों में सेरायोग्राई NADP। क्रेब्स चक्कर का खोजकर्ता H.A. क्रेब, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्रेब्स चक्कर टोटली क्या होता है, वायवीय श्वसन, इसमें ATP का उपयोग नहीं होता। जो पूरा क्रेब्स साइकिल है वो क्या होता है, एम्फीबोलिक पाथवे। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम एक इसमें निर्माण में काम आता है, वसीय अम्ल व जिब्रेलिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम में वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम निर्माण में काम आता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड है,
ये किस में काम आते हैं? एमिनो एसिड में। एल्कलॉइड संश्लेषण में कौन सा काम आता है? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि अपन पानी का अणु ग्लाइकोलाइसिस में देखें तो निर्माण कितना होता है? 4। खर्च कितना होता है? नेट कितना बचता है? 2। क्रेब्स चक्कर में पानी के कितने अणु बनते हैं? 12। खर्च कितने होते हैं? 8। नेट कितने बनते हैं? 4। वायु श्वसन में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है कितनी बार? वायु श्वसन के अंतर्गत यदि अपन देखें तो अलग अलग है इसके अंतर्गत। एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बार मुक्त होती है? 6 बार। ऑक्सीजन ओवरऑल कितनी बार काम में आती है? 6 बार काम में आती है। पूरा साइकिल है। इस पूरे साइकिल के अंतर्गत आप एक एक स्टेप देखो। इसके अंतर्गत प्रोटीन से एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बनता है? ग्लाइसिन के द्वारा और एलानिन के द्वारा। और वेरी इंपॉर्टेंट, फैट के बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये स्टेप आपको सारी क्रेब्स साइकिल के अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। सिट्रिक एसिड चक्कर है, सिस एकोटिनिक एसिड है, आइसोसिट्रिक एसिड है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड है, सक्सिनल कोएंजाइम ए है, सक्सिनिक अम्ल है, फ्यूमेरिक अम्ल है, मेलिक अम्ल है। कहां पे FADH2 कहां पर बनता है? NADH2 कहां पर बनता है? और GTP कहां पर बनती है? कहां पर डिहाइड्रेशन होता है? कहां पर हाइड्रेशन होता है? कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है? कहां पर डीहाइड्रोजनेज होता है? आपको एक एक स्टेप दोस्तों अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। इस प्रकार इस क्लास के अंतर्गत अपन सेकंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट किया है। तो दोस्तों मैंने आपको रेस्पिरेशन के जो स्टेप बताए थे, पहला स्टेप बताया था मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस, और सेकंड स्टेप जो आपको मैंने बताया था क्रेब्स साइकिल बताया था, और थर्ड स्टेप अपन दोस्तों डिस्कस करेंगे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। अर्थात आगे वाली थर्ड जो अपनी स्टेप होगी वो ETS स्टेप होगी। इस प्रकार दोस्तों जो रेस्पिरेशन है सोशल इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन है एग्जाम में 100% देके जाएगा। आप व्यवस्थित तरीके से इसकी जो भी 6-7 क्लास से बनती है आप एक एक क्लास को अच्छी तरीके से लीजिए, ताकि वो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन तुरंत चुटकियों में आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।